हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। और आज हम इस सीरीज में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट वीडियो में हमने देखा वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें हमने देखा कि हमारे कौन कौन से सोर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेप्ट या डिबेंचर, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग। आज उन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी हमारी जो फंड्स हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ए कंपनी मस्ट अर्न on its investment to satisfy its investor and provider of funds. It represent the cost of raising finance from various source. इसमें मेनली क्या है, जो हमने डिफरेंट सोर्स से फंड्स लिया है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, दैट विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरे शब्दों में कहे तो इतना मुझे कम से कम कमाना भी है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं सोर्सिंग पॉइंट से बात करूं तो जो हम डिफरेंट सोर्स से पैसा लिया उसकी क्या कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बोलूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक वो मिनिमम रेट है जो मुझे कमानी ही कमानी है अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, अगर मुझे अपने इन्वेस्टर को, अपने लोन प्रोवाइडर को पेमेंट पूरी करनी है तो। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या इसको हम हर्डल रेट भी बोलते हैं या टारगेट रेट भी बोलते हैं। तो हमारे ये टारगेट है कि इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारा यूज कहाँ पे होता है इसका? कैपिटल बजटिंग जब हम करते हैं, बिजनेस का वैल्यूएशन करते हुए, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कि अगर मुझे किसी फाइनेंस मैनेजर की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है तो वन ऑफ द पैरामीटर विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमारे बिजनेस की मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9% और हमारे से दूसरे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मान लो 8%, तो इसका मतलब हमारा फाइनेंस मैनेजर कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर पाया क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स जो भी फंड्स हमने रेज किए हैं डिफरेंट सोर्स से उसकी क्या कॉस्ट हमारी रहेगी। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के? जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिफरेंट सोर्स, तो उसी सोर्स के हिसाब से हमारे कंपोनेंट बनेंगे। तो एक तो हमारा इसमें कौन से होते हैं, डेब्ट कैपिटल, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। दूसरा सोर्स जो हम यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो उसके लिए हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तीसरा सोर्स हम कौन सा यूज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसके लिए हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको हम डिनोट करते हैं के। इसी के लिए हम डिनोट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम डिनोट करते हैं के डी से, डी फॉर डेब्ट। प्रेफरेंस शेयर को कॉस्ट को डिफाइन करते हैं के पी से, के पी मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी को करेंगे के ई फॉर इक्विटी शेयर। और लास्ट पार्ट क्या हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम शो करते हैं के आर। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जो पैसा हमारा पिछले सालों का प्रॉफिट है जिसको हमने अपने बिजनेस में ही रिटेन कर लिया और उसको एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर लिया, तो उसकी भी हमें कुछ कॉस्ट अज्यूम करनी पड़ती है और उसको बोलते हैं के आर या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो इसमें कैसे होता है कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करने में, पहले हमें जितने भी सोर्स हमने यूज किए, 4 किए तो 4, 3 किए तो 3, 2 किए तो 2, उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी और फिर उन सबको कंबाइन करके हमें बनाना पड़ता है, कंबाइन करनी पड़ेगी और उसको फिर निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको बोलते हैं WACC या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो क्या करेंगे, इन चारों को हम जितने भी सोर्स हमने यूज किए हैं उनकी फर्स्ट स्टेप में उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट निकलेगी, फिर उनको उनके वॉल्यूम के हिसाब से वेट दिया जाएगा और फिर उसकी निकाली जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यानी 2 पार्ट में इसका क्वेश्चन होगा। पहले पार्ट में हम इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे और सेकेंड पार्ट में उन सबको कंबाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाएगा। तो पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के बारे में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड, थोड़ा और फिर लास्ट में हम देखेंगे चारों की कंबाइंड करना कॉस्ट को। तो सबसे पहले आता है केडी या कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हमने कोई डिबेंचर इशू किए हैं
या हमने कोई टर्म लोन लिया, दोनों इसमें आ जाएंगे, चाहे कोई डिवेंचर है, कोई बॉन्ड्स है या कोई टर्म लोन है, उसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगी हमारी, सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी ऑन द बोरोड फंड, यानी जो हमने पैसा बोरो किया है, वेदर इट इज फ्रॉम टर्म लोन, वेदर इट इज फ्रॉम डिबेंचर, उसकी हमारी इफेक्टिव रेट क्या पड़ रही है, कि इफेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ रही है। सिंस इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स। सिर्फ डेप्ट ही एक ऐसा पोर्शन है जिसपे हमें टैक्स की छूट मिलती है, तो जब हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे तो उसको टैक्स एडजस्ट करके आफ्टर टैक्स में निकालेंगे। बाकी जो 3 सोर्स है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग, वो टैक्स की छूट नहीं मिलती, तो वहाँ पे एक ही चीज़ निकलती है, सीधी कॉस्ट निकलेगी। बट डेप्ट में हमें पहले प्री टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा केडी का, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स की जो रेट है उससे हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो पहले हमें टैक्स की रेट इंटरेस्ट की रेट देखनी पड़ेगी और उसको फिर टैक्स की रेट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट है 10% और टैक्स की रेट है 30%, तो ये केडी टैक्स को एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट कितनी रह जाएगी, सिर्फ 7%। इसका मतलब क्या है, हालांकि हम 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट उस पर 30% का फायदा किसका मिल गया, टैक्स की छूट का, तो हमारे लिए इफेक्टिव रेट कितनी रह जाएगी, सिर्फ 7%। और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस कंपनी जो है वो टैक्स लोन का यूज करते हैं, क्योंकि लोन एक तो ऑलरेडी सस्ता होता है, दूसरा उस पर टैक्स की भी हमें छूट मिल के वो और भी सस्ता हो जाता है। प्लस जिससे हमने लोन लिया, चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो या बैंक हो, वो हमारी डे टू डे वर्किंग में भी कोई इंटरफेयर नहीं करते, मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं मांगते, प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मांगते। उनको तो सिर्फ क्या चाहिए, अपना इंटरेस्ट टाइम पे मिलता रहे और लोन जो है वो टाइम पे वापस मिल जाए। इसलिए मोस्टली बिजनेस जो बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि लोन सस्ता भी है, टैक्स की भी छूट है और वो बिजनेस में कोई इंटरफेयर भी नहीं करते। तो यानी इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट और टैक्स को एडजस्ट कर देंगे। सेकंड जो हमारा पोर्शन होता है दैट इज प्रेफरेंस शेयर। तो अगर बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं तो हमें उसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट अलग से करनी पड़ेगी, दैट विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो होगा, नहीं तो हम सीख चारों रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि हर बिजनेस चारों सोर्स ही यूज करे। तो अगर कोई 3 सोर्स यूज कर रहा है तो 3 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 2 कर रहा है तो 2 के हिसाब से। तो दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं या कैपिटल क्या होती है, दे रिसीव ए फिक्स्ड डिविडेंड, केपी इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। कितना डिविडेंड हम उनको दे रहे हैं डिवाइड बाय कितना पैसा हमें टोटल मिला था इनटू में 100 अगर हम कर दें तो वो क्या निकलाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं और उस पर डिविडेंड की रेट है मान लो 12%, तो अगर हम इसको कैलकुलेट, इशू प्राइस भी मान लो हमारा 100 ही है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो केपी हमारा कितना आ जाएगा, 12%। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मुझे आफ्टर टैक्स करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है उस पर कोई टैक्स की छूट नहीं मिलती। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन में देख लेंगे कि कितना हमारा प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आएगी, हर पोर्शन की, हर पार्ट की कॉस्ट अलग अलग आएगी। नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट सबसे कम होती है, प्रेफरेंस शेयर की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, इक्विटी की और रिटेन्ड की उससे भी और थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मली। थर्ड पार्ट तो हमने फर्स्ट में देखा कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कैसे हम टैक्स से एडजस्ट करते हैं, फिर हमने देखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जो एक्चुअली कंपनी के शेयर होल्डर या मालिक होते हैं। तो देखा जाए तो दिखने में हमें ये लगता है कि उनकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ते हैं ऑलरेडी कि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, हम चाहें तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उनको कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। तो कई बार हम ये समझ लेते हैं कि इक्विटी शेयर की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि शेयर होल्डर का रिस्क सबसे ज़्यादा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज़्यादा होती है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उतनी ही
ज्यादा होती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है? इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन के बेस पे होती है ये। इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। मोस्ट एक्सपेंसिव, जैसा मैं आपको बता रहा था, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ कैपिटल है, जो सबसे महंगा है, क्योंकि रिस्क तो सारा ये ही ले रहे हैं ना, तो इनकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसका फॉर्मूला भी मोर और लेस वैसा ही होता है जैसा प्रेफरेंस का होता है। तो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस में G। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? पहले हम समझे रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। रिटेन्ड अर्निंग वो पार्ट है जो पहले के सालों में हम कमा चुके हैं और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि उसको बिजनेस में रिटेन कर लिया। उसका नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, या और कोई हो, बट ये वो एक्चुअल में रिटेन्ड है। वो पैसा जो हमने रिटेन कर लिया, वो अर्निंग जो हमने रिटेन कर ली, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। तो इसकी भी हमें कॉस्ट एक अज्यूम करके कैलकुलेट करनी होती है। नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वही कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, तो इस तरह हम क्या करेंगे, पहले चारों पार्ट की कॉस्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी क्या है और रिटेन्ड क्या है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है तो वो करके चारों की कॉस्ट हम अलग अलग निकालेंगे। अगर चारों सोर्स है तो चारों की, तीन है तो तीन की, दो है तो दो की कॉस्ट इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आता है मैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें क्या करना है, उसकी इन चारों को एवरेज करना है। क्योंकि अब मान लो मेरी टोटल कैपिटल है मान लो 1 करोड़, जिसमें से मैंने 20 लाख का डिबेंचर लिया जिसकी कॉस्ट आई मान लो 7%। 15 लाख के मान लो मैंने प्रेफरेंस शेयर किए जिसकी कॉस्ट आई 9%। फिर 30 लाख के मान लो मैंने इश्यू किए इक्विटी शेयर जिसकी कॉस्ट है 12%। और बाकी पैसा मान लो रिटेन्ड अर्निंग का जिसकी कॉस्ट भी है 12%। तो चारों तीन कॉस्ट अलग अलग होगी ना, कुछ पैसा 7 पे है, कुछ 9 पे है, कुछ 12 पे है। तो बट मुझे तो इन सब की एक कॉस्ट है, सिंगल एवरेज कॉस्ट, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है हमारी? इट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस। जितने भी सोर्स हमने यूज किए, वो 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, उनकी एवरेज जो कॉस्ट है दैट विल बी नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो कैसे निकलेगी? इट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। किसका कितना प्रोपोर्शन है? जिसका जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, अमाउंट जितना ज्यादा होगा, उसका वेट उतना ही ज्यादा होगा और उसकी कैलकुलेशन में उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो कैसे निकलेगी ये हमारी कैलकुलेशन? इन स्टेप्स की हम बात करें तो पहले स्टेप में हमें इंडिविजुअल कॉस्ट सबकी पता करनी पड़ेगी, जो हमने पिछले स्लाइडों में देखा। सेकंड में हमें उसका वेट डिसाइड करने पड़ेंगे, इक्विटी का कितना वेट है, डेब्ट का कितना वेट है, प्रेफरेंस शेयर का कितना है, रिटेन्ड का कितना। वो वेट किस बेस पे डिसाइड होंगे? कितना अमाउंट उनका है। मान लो मैंने अमाउंट लिया 1 करोड़ की टोटल कैपिटल है, उसमें 20 लाख है मान लो डेब्ट का, 20 लाख है प्रेफरेंस शेयर का और 40 लाख है मान लो इक्विटी शेयर का, और बचा हमारा कितना 20 लाख है वो है रिटेन्ड अर्निंग का। तो इनका वेट कितना हो जाएगा? 0.2, 0.2, 0.4 एंड 0.2, या 20%, 20%, 40% एंड 20%। तो ये मुझे वेट डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? वेट को उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट से। तो डेब्ट के वेट को मैं डेब्ट की कॉस्ट से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूंगा, प्रेफरेंस शेयर के कॉस्ट को प्रेफरेंस शेयर के वेट से, और एंड सो ऑन। और लास्ट में मैं क्या करूंगा? सारी वेटेड कॉस्ट को ऐड कर दूंगा, दैट विल बी नोन एज आवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे क्या करना है? पहले सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट या तो क्वेश्चन में दे रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर मुझे उनका वेट डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उनको ऐड करूंगा। तो एक जो सिंगल फिंगर आएगी जो परसेंटेज में होगी वो 9%, 10 या 11% हो सकती है, दैट विल बी नोन एज आवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या सिंपली उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं। ठीक, तो इस तरह हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे पहले चारों की पार्ट की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे हम वेटेड एवरेज को कैलकुलेट
करते हैं। थैंक यू।